हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 के पहले सब टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक लौता ऐसा टॉपिक है जो आपको इंसाइट्स देता है कि बिजनेस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ये ना सिर्फ आपको क्लास 11th के करिकुलम में हेल्प करेगा, बल्कि अगर आप फ्यूचर में स्टार्टअप्स या कंपनीज खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका फाउंडेशन आपका यहीं से बनेगा। So, before beginning the session, you all are at India's favorite YouTube channel Magnet Brains। ये इकलौता ऐसा फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस completely free of cost। We make you prepare for CBSE board as well as some state boards also। You will get fully organized complete courses along with daily practice problems to enhance your preparation from here to here। Now students, if you want e-notes and e-books, the links are given in the description below। Apart from that, this is the only platform जहाँ पे आपको प्रॉपर तैयारी कराई जाती है हर चैप्टर की, चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, क्वेश्चंस, NCERT, रिफ्रेशर, A to Z फुल कवरेज। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक देम आउट। सो आज का हमारा सेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप। सो इस सेशन में सबसे पहली बात जो है दैट इज ये जो चैप्टर है सोल प्रोप्राइटरशिप, इट इज सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हम बात करते हैं एक सिंगल पर्सन कैसे बिजनेस ओपन कर सकता है, और अगर जो सिंगल पर्सन बिजनेस ओपन कर रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कितने पैसे लगने चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, कितना बड़ा बिजनेस है, कौन डिसाइड करेगा, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ राहुल स्मार्ट। सो मान लेते हैं कि राहुल एक पर्सन है जो अपना एक मार्ट ओपन करने वाले हैं जिनका नाम है राहुल स्मार्ट। ओके, नाउ मिस्टर राहुल ये मार्ट ओपन करने वाले, आपने मार्ट देखा होगा, मार्ट क्या होता है जिसमें लाइन से आइटम्स पड़े होते हैं, जिसमें ग्रॉसरी, सोप्स, शैम्पू सब होते हैं, उस टाइप के मार्ट ओपन करना चाहते हैं। ये स्मॉल रिटेल स्टोर टाइप होना चाहिए जो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, ही इन्वेस्ट हिज ओन सेविंग्स, वो अपने खुद के पैसे इस मार्ट में लगाता है। ओके, खुद के पैसे जो उसकी सेविंग्स हैं वो इस मार्ट में लगाता है। टू परचेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी जितना भी स्टॉक होगा बेचने के लिए वो अपनी इस सेविंग से उस स्टॉक को परचेज करेगा। रेंट अ स्टोर फ्रंट, क्योंकि उसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो वो रेंट पे लेगा दुकान को। सो रेंट अ स्टोर फ्रंट, देन सेट अप द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा तो नहीं है कि खाली दुकान में बस चालू हो जाओ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, जैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, उसको सेक्शन वाइज डिवीजन करना पड़ेगा। एक साइड में शैम्पूज, एक साइड में ग्रॉसरी आइटम्स, एक साइड में टॉयलेटरीज सारे, एक साइड में सर्फ साबुन, ये सब। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि उसको प्रॉपर यहाँ जो है सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, इसके लिए उसको लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसको सीटिंग एरिया भी बनाना पड़ेगा, वॉशरूम्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो कस्टमर्स आए मानो उन्हें वॉशरूम जाना हो तो वो भी उसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्टली उसको रिफ्रेशमेंट कॉर्नर बनाना पड़ेगा, अगर वो अच्छा वाला मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है तो। नॉर्मल किराने की दुकान में तो बेसिक सा सेटअप लगता है, थोड़े बहुत रैक्स एंड फ्रंट जो टेबल होती है बस वो, एंड स्टोरेज के स्पेसेस। सो उसने नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। नेक्स्ट, राहुल इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द बिजनेस डिसीजंस। जितने भी डिसीजन थे, जैसे कि दुकान खोलना है, दुकान में क्या सामान रखना है, दुकान का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितनी बड़ी दुकान है, क्या सामान रखना है, ये सारी चीज़ों का डिसीजन किसका था? अकेले और अकेले मिस्टर राहुल का। नेक्स्टली स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे उसने सोचा व्हाट प्रोडक्ट टू सेल, कितने प्राइस के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, MRP क्या होगी, और डे टू डे ऑपरेशन सब इन्हीं का काम है। अब आप बताइए जितने भी प्रॉफिट होंगे, अगर होते हैं प्रॉफिट तो, क्योंकि फर्स्ट ही स्टेज है, प्रॉफिट होना थोड़ा मुश्किल है, तो जितने भी प्रॉफिट होंगे तो वो पूरे प्रॉफिट्स किसके होंगे? मिस्टर राहुल के। बट मान लीजिए प्रॉफिट्स नहीं होते हैं तो पूरे लॉसेस इनकर कौन करेगा? मिस्टर राहुल खुद ही इनकर करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सोल रिस्क बियरर।
रिस्क बियरर यानी कि जो नुकसान की भरपाई करता है, और अकेला व्यक्ति यानी सोल रिस्क बियरर। तो आपको समझ आया राहुल स्मार्ट से कि सोल प्रोप्राइटरशिप कैसी होती है। एक अकेला व्यक्ति सब वो खुद ही कर रहा है, प्रॉफिट्स भी उसके, लॉसेस भी उसके, पर्सनल एसेट्स भी लाइबल हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में राहुल स्मार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, मान लीजिए मिस्टर ए एक क्लोथ वेस्टर्न गर्ल्स क्लोथिंग की शॉप ओपन करना चाहते हैं। इनके पास कुछ फंड्स तो हैं, इनके पास कुछ फंड्स हैं, और ये जो शॉप ओपन करना चाहते हैं मिस्टर ए, इसके लिए जो ये शॉप है ये इनकी खुद की है, मतलब इनको रेंट नहीं देना पड़ेगा। फंड्स इनके पास हैं अप्रॉक्स 6 लाख रुपीस। सबसे पहले तो इन्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो शॉप है, इनकी लोकेशन तो ऑलरेडी फिक्स होगी, मेन मार्केट में इनकी ये शॉप है, तो चांसेस हैं कि ये शॉप अच्छी चले। खुद की शॉप है उनकी, तो इसलिए एक बहुत बड़ा खर्चा बच रहा है जो है रेंट। वो अकेले ही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, उनके साथ में कोई भी नहीं है। इस 6 लाख में सबसे पहली चीज़ जो इनको करना पड़ेगा वो इस शॉप को सामान बेचने के लायक बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे उनको एक टेबल रखनी पड़ेगी, सेक्शंस बनाने पड़ेंगे 2 टेबल्स के। यहाँ एक प्रॉपर कॉर्नर बनाना पड़ेगा जहाँ अगर कस्टमर्स बैठना चाहें, थक जाएं तो बैठ जाएं। और इसके साथ जो भी एडिशनल फैसिलिटी जितनी ज़्यादा वो प्रोवाइड करें उतनी कम है, क्योंकि मार्केट में, मेन मार्केट में शॉप है, तो स्टैंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब उन्होंने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया 2 लाख में। इसके साथ साथ इन्होंने मटेरियल्स जो हैं वेस्टर्न क्लोथिंग, उसकी रिसर्च करी कि मैं कहाँ से ये सामान लूँ, कहाँ से सामान जो है वो अच्छा आएगा। तो उन्हें पता चला अहमदाबाद का जो वेस्टर्न क्लोथिंग मार्केट है वो बहुत अच्छा है। वो 1-2 दिन अहमदाबाद गए और वहाँ से पूरा स्टॉक लेके आए। स्टॉक की कॉस्ट थी 3 लाख। शुरुआत में उन्होंने कम ही रखा। अब उसके बाद नेक्स्टली जितना भी फर्स्ट ही जब राउंड हुआ, यानी 1-8 साल में जितना भी उनका प्रॉफिट था, ठीक है, वो इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ कि मान लीजिए उनका प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख, और उन्होंने अभी सामान केवल 1 लाख का ही बेचना स्टार्ट किया था। 50,000 का उनका एडिशनल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इनकी सेल्स हुई मान लीजिए 1.5 लाख, और 1 लाख का सामान उन्होंने बेचा था, तो प्रॉफिट कितना हो गया स्टूडेंट्स? 50,000। ठीक है, ऐसा अपन मान लेते हैं। ओके, आई एम चेंजिंग इट नाउ। 50,000 का प्रॉफिट एंड अ स्टार्ट इज नॉट बैड। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, और आज इनका जो बिजनेस है ये पर मंथ, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि पर मंथ 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट टू अ बिजनेस। बट ऑन द अदर हैंड एक और सिनेरियो मैं लेके चलती हूँ। अगर अपन ये देखें कि मिस्टर ए उतने क्वालिफाइड नहीं थे, इनको मार्केट सिचुएशन जज करने आती ही नहीं, तो उनका सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट लग गया 3 लाख। सामान वो लेके आए कुल 2 लाख का, वो भी लेके आए अहमदाबाद से नहीं, मुंबई से, जो कि उन्हें थोड़ा महंगा पड़ा। ठीक है, सारे डिसीजंस उनके गलत थे, जिसकी वजह से उनको फर्स्ट राउंड में ही लॉस हुआ और 4 लाख। फिर भी वो दुकान चलाते रहे, और लॉसेस होते रहे। ऐसी नौबत आ गई कि जिनसे उन्होंने पैसे उधार पे लिए थे या सामान उधार पे लिया था, वो चुका ही नहीं पाए, और ये दुकान बेचनी पड़ गई उन सबको चुकाने के लिए। सो 2 सिचुएशंस थी, एक थी प्रॉफिट, एक थी लॉस। आपने क्या देखा? क्या मैंने किसी और पर्सन का नाम लिया? नो, पूरी जिम्मेदारी किसकी? मिस्टर ए की। नुकसान हुआ तो किसने भरपाई करी? मिस्टर ए ने, चाहे उन्हें अपनी पर्सनल एसेट यानी अपनी शॉप बेचनी ही क्यों ना पड़ गई। और जितने भी प्रॉफिट एंजॉय किए वो किसने किए? मिस्टर ए ने ही वो प्रॉफिट्स एंजॉय किए। सो यही होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे एक पर्सन सोल ओनर होता है, वो सारे प्रॉफिट्स एंजॉय करता है और जितने भी लॉसेस होते हैं वही इनकर करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेगमेंट टू दिस चैप्टर।
जो नेक्स्ट है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन. सोल का मतलब होता है स्टूडेंट्स वन एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर. प्रोप्राइटर के डिफरेंट नेम्स भी होते हैं जैसे बिजनेसमैन, आप इन्हें एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हो. बस एक ही कंडीशन है कि ये अकेला व्यक्ति होता है यानी सिंगल इंडिविजुअल होता है. Okay, so business owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship organization. So इस particular definition को आप अपने concept register में जरूर लिखना. Okay students, a business owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship. Now let's proceed to the next segment of the subtopic, that is definition by different authors. ऑथर्स की डेफिनेशन याद करने का और लिखने का और समझने का क्या सेंस है. हमें क्यों ऑथर्स की डेफिनेशन याद करनी चाहिए? बिकॉज एक नॉर्मल आंसर और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर में यही फ़र्क होता है. अगर किसी स्टूडेंट को ऑथर का नाम याद हो, उसकी डेफिनेशन याद हो, तो वो बहुत आंसर का बेस बन जाता है अच्छा, एंड बहुत अच्छा आंसर अपीलिंग लगता है, जिससे एग्जामिनर को लगता है हाँ स्टूडेंट पढ़ के तो जरूर आया है. ओके, सोल ट्रेडर और बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk and for management of business. ये किसने दी? J.L. Hansen. J.L. Hansen ने बोला कि सोल जो ट्रेडर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर 3 थिंग्स. पहला कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, दूसरा रिस्क बियर करने के लिए, एंड तीसरा बिजनेस को मैनेज करने के लिए. हम इसको याद कर सकते हैं CRM, कैपिटल, रिस्क एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी? J.L. हैंसन ने. ओके, ये फर्स्ट ऑथर है, ये वाली डेफिनेशन अपनी पहली डेफिनेशन है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड डेफिनेशन, L.H. हैनी. L.H. हैनी की जो डेफिनेशन है वो कैसी है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ विच stands an individual who is sole responsible, who directs its operation and who alone runs the risk of the failure. Okay, यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो वो व्यक्ति है सोल पर्सन इस बिजनेस के हेड पर है, वो सोल व्यक्ति. ठीक है, वो क्या कर रहा है? सबसे पहले तो डायरेक्ट कर रहा है पूरे बिजनेस ऑपरेशन को, एंड सेकेंडली वो रिस्क को बियर कर रहा है. डायरेक्शन फर्स्ट अपना जो पॉइंट है याद करने का, दैट इज डायरेक्शन, एंड सेकंड अपना जो पॉइंट है वो है रन्स द ऑपरेशन ऑफ बियरिंग द रिस्क. ठीक है, ये किसने दी थी? L.H. हैनी ने. J.L. हैंसन ने कौन सी दी थी? कैपिटल, रिस्क एंड मैनेजमेंट वाली डेफिनेशन. एंड L.H. हैनी ने कौन सी डेफिनेशन दी थी स्टूडेंट्स? ही एट द हेड ऑफ विच stands a sole person who directs the whole business and who is the sole risk bearer. आपको समझ में आएगा? Now write both the definitions. Okay, now let's proceed to the other definition, James Stephenson. आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में भी जेम्स स्टीफेंसन की एक डेफिनेशन थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी. देन किम्बल एंड किम्बल. ये 2 डेफिनेशंस और हैं. सोल प्रोप्राइटर इज अ पर्सन who carries on business exclusively by and for himself. He is not only the owner of the capital of the undertaking, but is usually the organizer and manager and takes all the profits or responsibility for losses. यानी ये सोल प्रॉफिट enjoy करता है और लॉसेस बियर करता है. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जिस डेफिनेशन में हो किसने दी थी? स्टीफेंसन ने. नाउ किम्बल एंड किम्बल की डेफिनेशन में क्या था? यहाँ पे जनरल लॉस वर्ड लिखा होगा. ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये किम्बल एंड किम्बल की डेफिनेशन है. सोल प्रोप्राइटर इज द सुप्रीम जज ऑफ ऑल द मैटर्स. सारे मैटर्स का वो इकलौता जज है. नाउ pertaining to his business, subject only to general laws of land such as special legislation as may affect his particular line of business. तो अगर legal aspect में किसने definition दी थी? किम्बल एंड किम्बल ने. ओके, हो सकता है आपसे MCQs में भी पूछें लीगल टर्मिनोलॉजीज वाली डेफिनेशन किसने दी थी, तो आप लिखना किम्बल एंड किम्बल. प्रॉफिट एंड लॉस वाली डेफिनेशन किसने दी थी? जेम्स स्टीफेंसन.
फिर CRM कैपिटल और रिस्क एंड मैनेजमेंट किसने दी थी, जो हमने अभी शुरू में पढ़ा था, राइट। तो आपको कुछ भी डेफिनेशंस भूलना नहीं है, जेएल हैंसन ने। और यहाँ पर जो डायरेक्शन और रिस्क बियरिंग वाली बात करी थी वो किसने की थी, LH हैनी ने। सो ये चारों ऑथर्स की डेफिनेशन में से अगर आपको 2 ऑथर्स की भी डेफिनेशन याद हो जाती है, वेल एंड गुड। नहीं हो पाती है तो कम से कम सिर्फ नाम याद होना चाहिए कि इन ऑथर्स ने डेफिनेशन दी थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप, सेकेंड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, थर्ड है वन मैन कंट्रोल, फोर्थ है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, फिफ्थ है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सिक्स्थ है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, सेवेंथ है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एट्थ है स्मॉल साइज। ओके, सो ये सारे फीचर्स हैं किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के। सबसे पहले इसको स्टार्ट करें, एक छोटा सा आउटलेट, छोटी सी फ्लो चार्ट अपने नोट्स में बना लीजिए। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द फीचर्स। पहला है सिंगल ओनरशिप। यहाँ इसका यही मतलब है कि जो पर्सन है वो सिंगल या फिर सोल अथॉरिटी है इस बिजनेस को कंट्रोल, मैनेज, रन, जो बोल लो, प्रॉफिट एंजॉय करना, लॉसेस बियर करना, वो सब उसी का अकेले का है। सो सिंगल ओनरशिप, द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली, ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरोड फंड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला कि इट इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, जितना भी कैपिटल है, कैपिटल यानी मनी टू स्टार्ट द बिजनेस, मनी जिससे एक्चुअली बिजनेस चालू होगा, या तो वो खुद लेके आता है फ्रॉम हिज ओन वेल्थ, या वो किसी से बोरो करता है। ठीक है, और फ्रॉम बोरोड फंड। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। आप मुझे खुद बताइए, कोई किराने की दुकान वाला कोई लीगल फॉर्मेलिटीज अप्लाई करता होगा जब, या फिर किसी भी फॉर्म वगैरह को भरता है अगर उसे कोई किराने की दुकान खोलनी है? नो। क्या कोई रजिस्ट्री करवानी पड़ती है? नो। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास खुद की दुकान है, नहीं है तो रेंट पे लेनी है। हाँ, रेंटल एग्रीमेंट बन सकता है, यूजुअली 11 मंथ्स का बनता है। नाउ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज required to start and close sole proprietorship firm. There is no separate law, कोई अलग से कानून भी नहीं बना। जैसे पार्टनरशिप जो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके लिए एक सेपरेट लॉ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे कंपनीज जो बनती हैं उनके लिए एक सेपरेट लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013। सिमिलरली सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए क्या कोई लॉ है? नो, लॉ नहीं है। नाउ कमिंग टू, ओनली इन सम केसेस अ लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड। अब कुछ केसेस में लाइसेंस लगता है, जैसे अगर आप मेडिकल की शॉप खोल रहे हो और आप अकेले व्यक्ति हो तो आपके पास फार्मेसी लाइसेंस होना चाहिए, एज वेल एज नगर निगम का भी लाइसेंस लगता है कि आप ये वाले जो सेगमेंट है उसमें काम चालू करने वाले हो। अगर आप ऐसे कुछ आइटम्स बेच रहे हो जो थोड़े से रिस्की होते हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ, वहाँ पर आपको लाइसेंस लगता है। ओके, जैसे पेट्रोल पंप खोलना, अगर कोई सोल पर्सन खोल रहा है तो लाइसेंस तो लगेगा। ठीक है, नाउ बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज वेरी इजी एंड सिंपल। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि जब मिस्टर ए की जो शॉप है, ठीक है, उसमें लॉसेस हुए तो लॉसेस की भरपाई करने के लिए, है ना, लॉसेस की भरपाई करने के लिए मिस्टर ए के पास जब पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया था, जो उनकी खुद की दुकान थी उसको सेल किया एंड इन लॉसेस की भरपाई करी। तो आपने क्या देखा, मिस्टर ए सोलली रिस्पॉन्सिबल थे सारे लॉसेस के लिए, यानी कि उनकी जो लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी। कैसी लाइबिलिटी थी? अनलिमिटेड, यानी अगर पैसे नहीं हैं तो आप अपने एसेट्स बेच के भी पैसे दोगे। ओके, सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल। क्या वर्ड लिखा है स्टूडेंट्स? पर्सनली लायबल, यानी वो खुद लायबल होता है फॉर ऑल द डेट्स, जितना भी कर्जा हो दुकान का वो खुद लायबल होगा। इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस, इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट to meet all the business liabilities, the proprietor may have to sell his personal property। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उनकी शॉप है,
इस शॉप को सेटअप करने के लिए उन्होंने किसी से उधार लिए थे, बोरो किए थे फंड्स 50 lakhs, ठीक है। इनको काफ़ी लॉसेस हो गए, अब इन्हें पैसे वापस करने थे, तो जितने भी इनके शॉप के एसेट्स, इनकी खुद की सेविंग्स, बिजनेस के प्रॉफिट्स, जो भी था, वो प्रॉफिट्स तो थे नहीं, जितना भी इनके पास पैसा था सब चुकाने के बाद भी केवल वो 20 lakhs ही चुका पाए थे। तो क्या बचे हुए 30 lakhs जिससे उन्होंने पैसे बोरो किए थे वो माफ़ कर देगा? नो। मिस्टर ए को अपने घर के पर्सनल एसेट्स जैसे टीवी, जैसे घर में रखा हुआ गोल्ड, जैसे घर के लॉकर में पड़ा हुआ कैश या फिर पर्सनल बैंक बैलेंस, इन सब चीज़ों से पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये लाइन लिखी है ना कि इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द बिजनेस लाइबिलिटी, द प्रोप्राइटर मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। आपको समझ में आया? कोई भी डाउट्स हो इस पर्टिकुलर एरिया में तो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। अब यहाँ पर इन द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज बोर्न बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली, यानी पूरा का पूरा जो नुकसान है उसकी भरपाई कौन करता है? सिंगल इंडिविजुअल। अब जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, सोल बेनिफिशियरी फॉर ऑल द रिवॉर्ड ऑफ इज ऑफ वन इंडिविजुअल ओनली। सो यहाँ पर जितने भी प्रॉफिट होंगे वो मिस्टर ए के होंगे, और जितने भी लॉसेस होंगे जो इस केस में हो रहे थे वो सब भी कौन बियर करेगा? मिस्टर ए ही बियर करेंगे। सो यही बात लिखी है बट एक सेपरेट पॉइंट में लिखी है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, वन मैन कंट्रोल। ठीक है, सो वन मैन कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अकेला वो पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर, हैज फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली। चाहे ओनरशिप हो चाहे मैनेजमेंट हो, एक ही व्यक्ति की है। सम पर्सन्स और मैनेजर्स मे बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ओनर बट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद द सोल ट्रेडर। अब यहाँ पर इस पॉइंट को उन्होंने लिखा है ना, सम पर्सन्स मे बी हायर टू हेल्प द ट्रेडर। मान लीजिए कोई शॉप है, ठीक है, मिस्टर ए की, इन्होंने शॉप ओपन करी, इनको असिस्टेंस चाहिए था किसी मैनेजर का। इन्होंने एक पर्सन हायर किया जिसको वो सैलरी देते थे 40,000 पर मंथ अपने स्टोर के लिए। तो क्या मिस्टर ए ने जिस पर्सन को हायर किया है मैनेजर को, वो ओनर बन गया? क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? नो, ही इज जस्ट अ सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किसकी हैं? अभी भी मिस्टर ए की। तो यही बात बोली गई, वन मैन कंट्रोल होता है। चाहे आप हेल्प के लिए किसी व्यक्ति को हायर जरूर कर लो, पर कंट्रोल एक ही व्यक्ति के पास होता है। Now coming to the next segment, no separate legal entity. अब सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। ओके, सो ये जो वर्ड है सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए कंपनी है कोई एक्स लिमिटेड, कंपनी के डायरेक्टर थे मिस्टर यश। ठीक है, इन्होंने कंपनी के लिए एक डिसीजन लिया कि किसी आउटसाइड पार्टी से कोई डील करी, कोई बिजनेस डील करी कंपनी के बिहाफ पर। ठीक है, उस डील की वजह से कंपनी को करीबन 1 करोड़ का नुकसान हो गया। तो आपके मन में ये हो रहा होगा कि सब पूरी गलती किसकी? मिस्टर यश की। ऐसा नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी ये बोलता है कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर कंपनी के मेंबर्स ने कंपनी के बिहाफ पे कोई काम किया है और वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, उसमें लॉसेस हो रहे हैं, तो मिस्टर यश लायबल नहीं होंगे, एक्स लिमिटेड लायबल होगी। यही होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, जहाँ पे बिजनेस और बिजनेस के ओनर सेपरेट होते हैं, बिजनेस एंड बिजनेस के मेंबर्स सेपरेट होते हैं। बिजनेस लायबल होता है, बिजनेस के मेंबर्स लायबल नहीं होते। सो ये चीज़ कंपनी में तो अप्लाई होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, पर यहाँ पे अगर बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ये चीज़ लायबल नहीं होती, ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, नॉट लायबल, अप्लाई नहीं होती। ओके, सो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि यहाँ पर जो दुकान वाला है मिस्टर ए, अगर कुछ भी नुकसान होता है तो पूरी भरपाई कौन करेगा? मिस्टर ए ही करेगा।
तो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता कि बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। बिजनेस के नाम पर अगर बिजनेसमैन ने कोई काम किया तो बिजनेसमैन के पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं होंगे, केवल बिजनेस के एसेट्स लायबल होंगे। सो ऐसी जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता। ओके, क्योंकि यहाँ पर बिजनेसमैन लायबल होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। As a sole proprietorship has no legal identity separate from that of its owner, law makes no difference between the owner and the enterprise. यानी business and businessman दोनों एक ही हैं, ठीक है। sole proprietorship में क्या होता है, चाहे आप businessman बोल लो, चाहे आप business बोल लो। अगर मैं बोलूँ रवि कोई business चलाता है और उसकी business का नाम है रवि जनरल स्टोर, तो ये दोनों एक ही बात है। चाहे मैं रवि बोल लूँ, चाहे रवि जनरल स्टोर बोल लूँ, एक ही बात है, ठीक है। यानी पूरी नुकसान की भरपाई कौन करेगा, रवि खुद ही करेगा। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। मान लीजिए अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए जो वेस्टर्न गर्ल्स क्लोथिंग की शॉप ओपन करे हैं, उनकी मान लो किस कारणवश डेथ हो जाती है, फिर बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, सिंस द बिजनेस एंड द बिजनेस ओनर आर वन, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, एलिमेंट एटसेट्रा विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। डेथ तो आपको समझ में आता है, बिजनेसमैन की डेथ हो गई। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो गया वो, उसके पास पैसे ही नहीं है कुछ भी वापस करने के लिए, ठीक है। इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी मतलब अनसाउंड माइंड का, पागल हो गया, ठीक है, तो वो क्या होता है, इनकैपेसिटी। अब एलमेंट, कोई भी दिक्कत हो उसको, जैसे फिजिकल डिसेबलमेंट है ना, जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं उस कैटेगरी में वो फॉल कर चुका है। तो इन एरियाज में बिजनेस में कंटिन्यूटी हार्म हो सकती है और बिजनेस बंद हो सकता है। ओके, नाउ स्मॉल साइज, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक ही ओनर होता है, इसलिए बहुत ही स्मॉल स्केल का बिजनेस है, वेरी स्मॉल स्केल। सारे फंड्स एक ही व्यक्ति अरेंज करता है, पूरी मैनेजमेंट वही करता है, पूरा कंट्रोल वही करता है, और जितने भी लिमिटेड फंड्स हैं वो अपनी मैनेजरियल एबिलिटी के हिसाब से ही उसमें काम करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक बर्फ़ के गोले की शॉप है, ठीक है, अब ये एक दिन में दो, जो बर्फ़ के इतने बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं ना, वो 2 बॉक्सेस लेके आता है, ठीक है, 2 बॉक्सेस, और रात तक इसके दोनों बॉक्सेस फिनिश हो जाते हैं। अब इसको एक ऑर्डर आता है कोई बाहर की स्कूल से, स्कूल वाले एक एग्जीबिशन कंडक्ट करने वाले होते हैं जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स के लिए ये वाली पर्टिकुलर शॉप लगाना चाहते हैं, और इसको ऑर्डर देते हैं कि आपको एक दिन में, एक पर्टिकुलर दिन में आपको फ्रॉम 2 PM टू 7 PM बर्फ़ के गोले सेल करने हैं, और टोटल जो क्वांटिटी होगी वो 2000 भी क्रॉस कर सकती है, आपको स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसने स्ट्रेट बोल दिया, नो सर, आई डोंट हैव अ कैपेसिटी फॉर दिस, ना मेरे पास स्टाफ है, मैं अकेला ओनर हूँ, मेरा जो बिज़नेस है वो स्मॉल साइज़ का है। तो आपको समझ में आया कि स्मॉल साइज़ का बिज़नेस मतलब ये लोग ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी समझ से जितना उनकी मैनेजरियल एबिलिटी बोलती है वो उतना ही बड़ा बिजनेस ओपन कर पाते हैं। ओके, सो बट अगर मैं वहीं बोलूँ टॉप इन टाउन या कोई बड़े बिजनेस आइसक्रीम हब, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आइसक्रीम वाले जो बहुत दिन शॉज हो गए, ठीक है, कोई भी बड़े आइसक्रीम के जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, उनको अगर ये ऑर्डर मिलता है स्टूडेंट्स, तब तो वो ऑब्वियसली एक्सपैंड कर पाते, दे वुड बी मोर देन विलिंग टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस फॉर 1 डे। बट ये जो छोटा सा बर्फ़ के गोले वाली शॉप थी वो तो खुश है अपने ही बिजनेस में, ठीक है, वो स्मॉल स्केल का बिजनेस है और वो आगे नहीं बढ़ा पा रहा, ना उसके पास फंड्स हैं, फंड्स भी उसके पास क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, उसकी मैनेजरियल एबिलिटी भी लिमिटेड है और सब कुछ लिमिटेड है, इसलिए तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, नहीं तो कंपनी नहीं खोल लेता, ठीक है। Now let's proceed to the next area, merits.
सबसे पहले तो क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति होता है तो वो फटाफट डिसीजन ले लेता है। सोल प्रोप्राइटर एंजॉयज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन। अब डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्ट होती है, जब कोई गलती हो, जब कोई डिसीजन लेना हो, तुरंत डिसीजन ले लेगा, तो डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्ट होती है। सो देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर्स। जैसे कंपनी में क्या होता है, हमारी बोर्ड मीटिंग होती है, हम सबसे कंसल्ट करके फिर डिसीजंस लेते हैं। पार्टनरशिप में 2-3 पार्टनर्स मिल के डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, वो अकेला व्यक्ति है, कोई प्रॉब्लम आएगी खुद ही डिसीजन ले लेगा। नाउ दिस मे लीड टू टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज एज एंड व्हेन दे अराइज। अब नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी भी बिजनेस सीक्रेसी है वो बहुत प्राइवेट रहेगी क्योंकि इकलौता व्यक्ति है जो बिजनेस चला रहा है। सो सोल डिसीजन मेकिंग authority enables the proprietor to keep all the information related to business operation confidential, okay, and maintain secrecy. A sole trader is also not bound by law to publish its firm's accounts. ये सबसे important बात है। एक sole proprietor is not eligible to he knows he has to maintain accounts, but it is not obliged that he should publish those accounts या फिर ITR YTR फाइल करने में उसको अपने पूरे अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। नो, जस्ट उसका जो रेवेन्यू है उसका एक स्टेटमेंट होना चाहिए। थोड़े बहुत भी अकाउंट्स अगर वो बनाता है तो भी वेल टू डू है। तो लॉ द्वारा वो गवर्न नहीं है कि हाँ, कंपनी जैसे कंपनीज के लिए होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, लेजर्स, जर्नल्स, पूरा एक फॉर्मेट है, वैसा यहाँ पर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डायरेक्ट इंसेंटिव, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो इस इकलौते सोल प्रोप्राइटर के हैं। सो सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रीप्स benefits of his or her efforts as he or she is the sole recipient of all the profit. The need to share profit does not arise. यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट शेयर नहीं किया जाता क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है। ठीक है, जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम इंसेंटिव्स हैं वो उसी के अकेले के हैं, उसकी अकेली मेहनत के हैं। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अब यहाँ पर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट बहुत हाई होता है क्योंकि पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व होती है, राइट। वो मैंने अच्छा बिजनेस ओपन किया, मेरे को ये प्रॉफिट्स हुए, मैं आज यहाँ था और आज यहाँ हूँ, एक अंदर से अच्छा फील होता है सोल प्रोप्राइटरशिप को, तो सोल प्रोप्राइटर को। तो there is a personal satisfaction involved in working of oneself. The knowledge that one is responsible for the success of business not only contributes to the self satisfaction but also installs in the individual a sense of accomplishment and confidence in one's abilities. आपके साथ भी ऐसा होता होगा, अगर आपने मान लीजिए रूटीन सेट किया कि आज मैग्नेट ब्रेन्स का जो लेक्चर है मैं आज के आज ही कंप्लीट करूँगी, नोट्स भी आज के आज ही बनाऊँगी, उसके बाद रात में जो कल का लेक्चर था वो रिवाइज करके अपन को सोना है। ठीक है, ऐसा आपने ये पूरे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए तो आपको रात में सोते वक्त क्या लगेगा, हाँ आज का जो टारगेट है वो पूरा हो गया, अब चैन की नींद आएगी। सो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है, राइट स्टूडेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, अकाउंट्स प्रॉपर छोटे मोटे मेंटेन होते जा रहे हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से बिजनेस चल रहा है, डिसीजन मेकिंग है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छा फील हो रहा है। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एरिया, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाने के लिए कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं लगती, स्पेशली लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो सबसे ही कम है। ओके, सो एन इम्पॉर्टेंट मेरिट of sole proprietorship is the possibility of entering into business with minimal legal formalities. There is no separate law that governs sole proprietorship. इसका कोई कानून नहीं है। जैसे पार्टनरशिप अगर बिजनेस की मैं बात करूं, इसका एक कानून है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो कंपनीज का कानून है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अगर मैं HUF की बात करूं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है। अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 आता है। सिमिलरली सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो ऐसा कोई कानून वहां पर है ही नहीं। अब ये लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर है।
ठीक है, बिजनेसमैन जैसा चाहे वैसा काम करे, ठीक है, इजी टू स्टार्ट, बस पैसे होने चाहिए, आप स्टार्ट कर सकते हो, क्लोज अगर दिक्कत हुई तो इजीली बंद भी कर सकते हो बिना किसी की परमिशन से, एज पर द विश ऑफ द ओनर। सब किसके हाथ में होता है, वो सोल ओनर के हाथ में होता है जो इस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ डिसएडवांटेजेस, हमने मेरिट्स तो देख लिए, अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला लिमिटेड सोर्सेज, यानी यहाँ पर बहुत ही कम फंड्स होते हैं, कम कैपिटल होता है, छोटा स्केल का बिजनेस होता है, और यहाँ पर हम ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल पर्सन है। ओके, नेक्स्ट लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, आप एक ही दायरे में रहेंगे और एक ही लेवल पे आप आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो बिजनेस की लाइफ भी लिमिटेड ही होती है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, एक अकेला व्यक्ति अपनी पूरी मैनेजरियल स्किल भी लगा दे तो सारी स्किल्स एक पॉइंट पे आके वैनिश होती जाएंगी, अच्छा ये भी अप्लाई कर लिया, ये भी अप्लाई कर लिया, तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है, एक्सपेंशन में दिक्कत होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सोल रिस्क बियरर है, तो जितने भी लॉसेस होते हैं सब इन्हें खुद को ही बियर करने हैं, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ओके, चलिए इन पॉइंट्स को, चारों पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। Limitations notwithstanding various advantages, the sole proprietorship form of organization is not free from limitations. कुछ उसकी दिक्कतें भी हैं, जैसे limited sources. Sources of a sole proprietor are limited to his or her personal savings. जितनी उनकी जमा पूंजी है, सिर्फ वही जमा पूंजी वो अपनी शॉप में या अपने बिजनेस में लगाएंगे, उससे ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं है। बोरो करेंगे अगर मार्केट से तो फिर वापस भी तो करने पड़ेंगे, तो इसलिए लिमिटेड फंड्स हैं, ठीक है। बोरोइंग्स अगर करते हैं तो बैंक या अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन बहुत हेजिटेट करेंगे लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए। आप अगर बैंक होते, आपको पता होता, बैंक के आप मैनेजर हो, आपको पता होता कि ये जो पर्सन है इसकी न्यू शॉप है, अभी ओपन भी नहीं करी, तो आप भी हेजिटेट करोगे पैसे लगाने से, ठीक है। इन्वेस्टर्स मीटिंग अगर होती तो इन्वेस्टर्स भी हेजिटेट करेंगे, तो बोरोइंग मिलना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। Lack of resources is one of the major reasons why the size of the business rarely grows. हमारे पास रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज का यहाँ पे क्या मतलब है, मनी, जिस वजह से जो बिजनेस की साइज है वो स्टैग्नेंट ही रहती है, स्टेबल हो जाती है एक पॉइंट पे आगे, बट बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लिमिटेड सोर्सेज। नाउ लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, क्योंकि ये एक ही पर्सन मैनेज कर रहा है, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, हो सकता है वो थक जाए, कभी बिजनेस बंद करके चले जाए, हो सकता है इंसॉल्वेंट हो जाए, हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है डिसेबिलिटी हो जाए, बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो हो सकते हैं। ओके, सो लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। सो डेथ, इंसेनिटी, इंसेनिटी का मतलब होता है पागल हो जाना, इम्प्रिजनमेंट, कोई उसने इलीगल काम किया या फिर क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत उसने कोई क्राइम कमिट किया जिस वजह से उसे जेल हो गई। ओके, नाउ फिजिकल एलमेंट, डिसेबल हो गया वो एक्सीडेंट वगैरह में, तब भी बिजनेस शट हो सकता है। नाउ बैंक्रप्सी, दिवालिया हो जाना, तो ये सब जो चीज़ें हैं बिजनेस कंसर्न की लाइफ लिमिटेड कर देता है, ये सब इफेक्ट्स पड़ते हैं क्योंकि बिजनेस एक अकेला व्यक्ति चला रहा है, उसके जीवन में जो भी होगा उसका डायरेक्ट असर बिजनेस पे आएगा। ओके, नाउ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मैंने आपको बताया था कि मिस्टर ए वाले एग्जाम्पल में कि यहाँ पर उन्हें अपनी शॉप तो बेचनी ही पड़ी, प्लस अपने घर का टीवी, सोफा, अपने लॉकर में पड़ा हुआ कैश, गोल्ड, ये सब भी लगाना पड़ा, तब जाके 50 लाख की जो लाइबिलिटी थी वो चुका पाए। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ना सिर्फ बिजनेस के एसेट्स बल्कि पर्सनल एसेट्स भी लाइबल हो जाते हैं एक सोल प्रोप्राइटर के। सो ये बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा तो यही डिसएडवांटेज है। सो मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट ओनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इफ द बिजनेस फेल्स, अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो क्रेडिटर्स कैन रिकवर देयर ड्यूज मियरली फ्रॉम द, नॉट मियरली फ्रॉम द बिजनेस बट ऑल्सो फ्रॉम पर्सनल एसेट्स ऑफ द प्रोप्राइटर, यानी बिजनेस के एसेट्स तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, प्लस जो प्रोप्राइटर है उसका घर, उसका गाड़ी, ठीक है, उसकी पर्सनल एसेट्स, कैश, गोल्ड सब लायबल हो जाएगा अगर पैसा रिकवर करने की बात हुई तो, ठीक है, क्योंकि उसकी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक अकेला व्यक्ति है,
एक ही दिमाग है, वन ह्यूमन माइंड। इस माइंड की एक कैपेसिटी है सोचने की, ठीक है। जैसे इफ यू टॉक टू मी, आई डोंट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स सो मच, आई एम वेरी पुअर एट हिंदी लैंग्वेज। सो मेरा जो माइंड है वो उसी एस्पेक्ट के अराउंड रिवॉल्व होता है, एंड अगर मुझे इन एरियाज में एक्सपर्टीज चाहिए तो मुझे वो लर्न करना पड़ेगा। सो एक ह्यूमन माइंड, अगर अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो वो अपने माइंड के हिसाब से एक छोटी सोच में ही पड़ जाएगा कि मेरे को इतना आता है, मेरी नॉलेज ये कहती है। हाँ, थोड़ा बहुत वो लर्न करके ग्रो हो सकता है, बट नॉट रीच टू अ लेवल मैक्सिमम। उसको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकला तब तो पार्टनरशिप कंपनी वो आगे भी बढ़ सकता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है क्योंकि एक ही ह्यूमन माइंड है। ओके, द ओनर हैज़ टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजरियल टास्क। मतलब उसे ये भी देखना पड़ेगा जो सेल्स मैनेजर का काम होता है कि सेल्स कैसे होगी, परचेज कहाँ से करूँ, मार्केटिंग कैसे करूँ, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, CSR एक्टिविटीज़ में क्या करूँ। ये बड़ी कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और यहाँ ये सारी चीज़ें वो एक अकेला व्यक्ति मैनेज कर रहा है। सो ही इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजरियल टास्क सच एज परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग एट्सेट्रा। बहुत रेयर है ऐसा इंडिविजुअल फाइंड करना जो इन सब में एक्सेल कर पाए। ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। ओके, Thus, decision making may not be balanced in all the cases. Also, due to limited resources, sole proprietor may not be able to employ and retain talented, ambitious employees. मान लीजिए अगर इसके पास एबिलिटीज़ नहीं है मार्केटिंग की और इसको चाहिए किसी व्यक्ति की जो डिजिटल मार्केटिंग में प्रो हो, ये नहीं हायर कर सकता क्योंकि पैसे कम हैं। तो हर तरह से एक तरह से बंदिश है कि इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इससे आगे कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी सबसे छोटी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, दो सोल प्रोप्राइटरशिप सफर फ्रॉम वेरियस शॉर्टकमिंग्स, मैनी एंटरप्रेन्योर्स ऑप्ट फॉर दिस फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर ना एक इंजॉयमेंट मिलता है कि हम सब खुद कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है, इसलिए बहुत एंटरप्रेन्योर्स अभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करते हैं क्योंकि यहाँ पे पैसे कम लगते हैं, ठीक है, और सारे डिसीजंस बिजनेस ओनर के होते हैं। कंक्लूड करें अगर अपन, सोल प्रोप्राइटरशिप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्मॉल स्केल की है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज सुइटेबल फॉर एंटरप्राइजेस विच रिक्वायर पर्सनल अटेंशन एंड लिमिटेड कैपिटल। ये दो टर्म्स हैं, सच एज लोकल ग्रॉसरी शॉप्स, स्मॉल बेकरी शॉप्स, टेलरिंग शॉप्स, हेल्थ क्लिनिक, डॉक्टर्स क्लिनिक, लॉयर्स ऑफिसेज एट्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया। अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन पर, यानी केस स्टडी पर। मनोज इज रनिंग अ जनरल स्टोर। मनोज इज रनिंग अ जनरल स्टोर अंडर द नेम डेली नीड्स। ठीक है, तो मिस्टर मनोज हैं, वो जनरल स्टोर चला रहे हैं, उसका नाम है डेली नीड्स। ठीक है, नाउ is in local market, he takes all the decisions about business himself without any interference from others. He gets all the profit as well as reward bearing and full risk. ठीक है, in the context of the above case आपको कुछ questions answer करने हैं। Identify and define the form of business organization which Manoj has formed. तो ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप, और उसको डिफाइन करना है आपको। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड ऑल्सो, हु इज द सोल हु एंजॉयज होल ऑफ द प्रॉफिट एंड इज द सोल रिस्क बियरर। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नाउ स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ दैट फॉर्म। तो फीचर्स हमने पढ़े, कोई भी 4 आप फीचर्स लिख सकते हैं। सिंगल ओनरशिप, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। ठीक है, नाउ केस स्टडी नंबर 2। ओके, so Shri Ram started a confectionery business. राम ने confectionery business से start किया few years back. Due to continuous losses, बहुत ज़्यादा losses हो रहे थे, he decided to close the business. नुकसान की वजह से उसने सोचा कि business बंद कर देते हैं। He owes 4 lakhs to supplier firm. ठीक है, 4 लाख रुपए उसका कर्जा है सप्लायर का। ठीक है, now who has been taking goods from who he has been taking goods on credit. His business funds are insufficient to repay the debts. यानी जो उसका बिजनेस है कन्फेक्शनरी बिजनेस, इस बिजनेस से वो पैसे नहीं चुका पा रहा 4 लाख रुपए। कैन सप्लायर रिकवर द फंड्स फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ श्री राम? येस, ही कैन रिकवर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सो एसेट्स
are insufficient to repay the debts? Why or why not? Yes, he can recover, because yes, the supplier can recover his debts from the personal property of Shriram as he is the sole proprietor, and due to the feature of unlimited liability this is allowed. ठीक है, अगर बिजनेस से 4 लाख रुपए की भरपाई नहीं हो पा रही तो श्रीराम के घर के जो एसेट्स हैं, जैसे घर पे पड़ा हुआ गोल्ड, टीवी, फ्रिज, सब बेच के उसके पैसे वापस किए जाएंगे सप्लायर के. ठीक है, सो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का कानून बोलता है, unlimited liability. So students, this was all the entire concept and the case study. हम मिलते हैं अगले form of business organization में, that is partnership. If you want ebooks and e-notes, the links are given in the description below. You all are at India's favorite YouTube channel Magnet Brains. ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ये हमारा यूट्यूब चैनल है. इसका अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करोगे तो यहाँ आपको लाइन बाय लाइन पूरी क्लासेस की कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी. और हमारी वेबसाइट पे आपको मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. ये हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप. गेट कनेक्टेड विद अस थ्रू दीज लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Now we make you prepare for CBSE board as well as these state boards: Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board. If you are from Hindi medium or any of known member of yours is from Hindi medium, we have a separate Hindi medium channel too. उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. अगर आपको वैदिक मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड अगर आप अपनी इंग्लिश को एनहांस करना चाहते हो, सो वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली विद द स्पोकन इंग्लिश कोर्स, सो गो चेक दैट आउट ऑल्सो. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप.